अनंत भाई, लोग कहते हैं फिनेंशियल फ्रीडम 40 की एज में मिल जाएगी, लेकिन क्या 10,000 की SIP से सच में कोई करोड़पति बनता है? ऑब्वियसली 10,000 रुपये से करोड़पति बन सकते हैं। आज म्यूचुअल फंड साइज का जो AUM है टोटल म्यूचुअल फंड वो 81 लाख करोड़ का है। अच्छा, कितना मिनिमम से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड? 500 रुपये से। 500 रुपये। यस। अडानी या अंबानी इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से? इंडिया आई वुड से। One habit every investor must develop. One habit every investor must develop. I think investing in themselves. तो हम लोग पॉडकास्ट के एंड राउंड में आ चुके हैं और 2-4 क्वेश्चन में 2 वर्ड्स में आपको आंसर देना है और अपने एंड करेंगे फिर इस पॉडकास्ट को। व्हाट आर द एसेंशियल टू बिल्ड वेल्थ? अनंत भाई, लोग कहते हैं फिनेंशियल फ्रीडम 40 की एज में मिल जाएगी, लेकिन क्या 10,000 की SIP से सच में कोई करोड़पति बनता है, या ये सिर्फ म्यूचुअल फंड कंपनीज का मार्केटिंग गिमिक है? इन्फ्लेशन को काटने के बाद हाथ में एक्चुअली क्या बचता है? ऑब्वियसली 10,000 रुपये से करोड़पति बन सकते हैं। जैसे मैंने 500 रुपये का आपको एग्जांपल दिया, 10,000 तो फिर भी बहुत बड़ा अमाउंट है। कोई 500 रुपये का भी SIP करता है लेट्स से, अगर 40 साल के लिए, और मोटा मोटी 15% मान के चलता हूँ, हायर एक्सपेक्टेशन है बट मैं 15% मान के चलता हूँ, तो वो फिर भी 1 करोड़ बन सकता है। जब वो 500 रुपये से बन सकता है तो 10,000 रुपये तो बहुत बड़ा अमाउंट है उसके लिए, जो मिडिल क्लास आदमी है। तो ऑब्वियसली हर चीज़ कर सकते हैं, जस्ट दैट कि जैसे मैंने बोला कि आपका गोल होना चाहिए। एंड जो आप बोल रहे हो कि इन्फ्लेशन बीट कर सकते हैं कि नहीं, लास्ट मेरे पास जितना भी आप देख लोगे, सेंसेक्स जब से चालू हुआ तब से लेकर अभी तक सेंसेक्स का रिटर्न ऑन एन एवरेज रहा है 12-13%। इन्फ्लेशन हमारे इंडिया में रहा है 5-6%। तो सेंसेक्स ने बीट किया, इंडेक्स ने बीट किया इन्फ्लेशन को। तो अगर आपको लग रहा अभी भी डाउट है कि आपका पैसा इन्फ्लेशन बीट नहीं कर सकता है, तो आप आज भी भ्रम में जी रहे हो मेरे हिसाब से। जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि हाँ आपका पैसा सही में वेल्थ क्रिएट हो रहा है, बट उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। आप अगर 10 साल का इन्वेस्टमेंट करके सोचते हो 1 साल में कि मेरा पैसा ग्रो नहीं हुआ, देन आप बहुत ही शॉर्ट टर्म सोच रहे हो। आप जब पेड़ उगाते हो तो आपको पता है कि इसमें टाइम लगेगा, कि आप बीज दोगे उसमें, आप उसमें पानी दोगे, पौधा दोगे, तब जाके वो बड़ा पेड़ बनता है विथ ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। सेम गोज़ फॉर इन्वेस्टमेंट। जब तक आप टाइम नहीं दोगे ना, जिस चीज़ में जितना टाइम लगता है आपको उतना टाइम देना ही पड़ेगा। आप कलकत्ता से चेन्नई जाते हो फ्लाइट में, 2 घंटा का लेट्स से टाइम है। ऐसा तो नहीं कि आधा घंटा में क्यों नहीं आया अभी तक। जिस चीज़ का जितना टाइम है उतना टाइम लगेगा ही लगेगा। और अगर आप नहीं कर रहे हो देन आप कहीं ना कहीं मिस कर रहे हो इस अपॉर्चुनिटी को। तो आपको क्या लगता है सेंसेक्स 10 साल बाद कितने पे जाएगा अप्रॉक्सीमेट, आपका अजम्पशन? अगर आप 12% के हिसाब से समझ के चलो 10 साल, तो मतलब हाँ आज 75,000 के आसपास हो सकता है 1 लाख क्रॉस कर जाए। यस 1 लाख तो मैं वो भी एकदम सेफ सेट करके बोल रहा हूँ। मैं 5 साल में बोल रहा हूँ, 5 साल 6 साल में हो सकता है 1 लाख क्रॉस कर जाए। बट कहाँ जाएगा नहीं जाएगा वो एक्सपेक्टेशंस देना मेरा वो है नहीं, बिकॉज हम लोग का रेस्ट्रिक्शंस रहता है। बट यस 12% का, अगर आपको एक मैथमेटिक्स में एक रूल है 72/R, 72 डिवाइड बाई रेट ऑफ रिटर्न। अगर आप 12% का रिटर्न मानते हो, 72 डिवाइड बाई 12 इज 6 ईयर्स, मतलब 6 साल में पैसा डबल हो रहा है आपका। अगर आपका 15% आ रहा है मतलब 4 साल में आपका पैसा डबल हो रहा है। तो दैट इज़ अ सिंपल रूल। ये अगर सेंसेक्स 75,000 में है, अगर लास्ट हिस्ट्री जो 12% का रहा है सेंसेक्स का, इंडिया का ग्रोथ वही कंटिन्यू रहे तो 6 साल में डबल हो जाएगा, अगर सिमिलर कंसिस्टेंसी रिटर्न आता रहे तो। एंड जो आपने बोला इन्फ्लेशन काटता है कि नहीं काटता है, ऑब्वियसली डेफिनेटली मेरे हिसाब से कटता है। बिकॉज आप पहले के टाइम में क्या होता था, FD का रेट 12-13% होता था, इंडिया का ग्रोथ भी 12-13% था, तो दिक्कत नहीं था और कोई इन्वेस्टमेंट करने का। आज के टाइम में इकोनॉमी ग्रो हो रहा है 12-13% से, बट आपका FD का रेट है 5-6%। तो वो जो गैप है ना, वो गैप फुलफिल करता है म्यूचुअल फंड। पहले इसे म्यूचुअल फंड SIP इसका कुछ उतना था नहीं, आज जाके इतना लोगों के अंदर अवेयरनेस आ रहा है कि म्यूचुअल फंड करना चाहिए, बिकॉज ऑफ टू ब्रिज दिस गैप जो इकोनॉमी का ग्रोथ है एज़ कम्पेयर टू योर इन्वेस्टमेंट का रेट। सो दैट इज़ द मेन रीज़न। तो दोस्तों ज़रूर अनंत जी का नंबर नोटिंग कर ले स्क्रीन पे जो दिखा रहा है बार बार, क्योंकि आपको ज़रूर अपना पैसा 6 साल में डबल करना ज़रूरी है, क्योंकि ग्रोथ रेट उस हिसाब से ही चल रहा है देश का। और अनंत जी, मैं ये भी देखा है, जैसे आपने बताया एकदम सही चीज़ आपने कहा कि म्यूचुअल फंड जो है वो आने वाला ये 5-10 साल में बहुत ज़्यादा लोगों के मतलब मुंह पे आने लगा और लोग इसमें इन्वेस्ट करने लगे। वरना इसके पहले ना लोग थोड़ा डरते थे, राइट, कि मेरा पैसा मैं अकाउंट में, मतलब कोई भी डिजिटल फॉर्म में पैसा रखने में लोग डरते थे। करेक्ट। ये बेसिकली एक मूवमेंट है जिसमें हम भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आज हम भी म्यूचुअल फंड करते हैं, लोग सभी जितने लोग हैं वो अपने मिनिमम इन्वेस्टमेंट में हिसाब से म्यूचुअल फंड एग्जैक्टली आप डेटा भी देखोगे, लास्ट 10 साल में म्यूचुअल फंड 6 गुना हो गया है। राइट। आज के तारीख में एवरी मंथ 30 और टिल डेट जो अभी रिकॉर्ड हो रहा है पॉडकास्ट, 31,000 करोड़ का SIP जाता है हर महीना। 31,000 करोड़ का, एग्जैक्टली अंडरस्टैंडिंग। इनफैक्ट लास्ट ईयर से काफ़ी ग्रो हुआ है ये। आज म्यूचुअल फंड साइज का जो AUM है टोटल म्यूचुअल फंड वो 81 लाख करोड़ का है।
आपको पता है आनंद जी, मैंने ना 2018 में एक सेमिनार अटेंड किया था, वो कंपाउंडिंग के ऊपर। यस यस तो आज आपसे जो बात कर रहा हूँ वो सेमिनार मुझे थोड़ा थोड़ा क्लिक यस यस किस तरीके से कंपाउंडिंग जो आपका होता है वो किस तरीके से आपको हेल्प करता है राइट रैपिड ग्रो करने में। एग्जैक्टली मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आप 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो ना, पहला 10 साल 5 साल कोई ग्रोथ नहीं होगा आपका, और जो लास्ट का 5 साल में ग्रोथ होगा ना, वो पहला 10 साल 5 साल को भी कवर अप कर लेगा। आप एक देखोगे जब बैम्बू ट्री होता है वो पहला 7 साल 7.5 साल कोई ग्रो नहीं होता है, नहीं ग्रो होता है। 7 साल 1 महीना 2 महीना में इतना लंबा ग्रो कर लेगा कि वो पहला 7 साल को भी कवर कर लेता है। कंपाउंडिंग का जो गेम होता है ना, लास्ट 5 ईयर्स 3 ईयर्स 2 ईयर्स में ही आता है, जितना टाइम होराइजन है। वॉरेन बफे जो है 11 साल के एज में अपना चालू कर देते इन्वेस्टमेंट, बट उनका जो वेल्थ बना वो आफ्टर द एज ऑफ 40 बना। ओके, क्योंकि वो कंपाउंडिंग एग्जैक्टली वो ग्रो रहा था। और वो पहले जो स्टॉक्स होल्ड करके रखते थे आज भी वही स्टॉक्स है, वो बीच में चर्निंग करते नहीं गए कि अच्छा ये निकाल ले वो निकाल ले, तब जाके उनका वेल्थ क्रिएट हुआ आज इतना बड़ा। सो अपने को भी टिकना पड़ेगा। एक्चुअली कंपाउंडिंग का मजा लेने के लिए यू हैव टू प्ले लॉन्ग। एग्जैक्टली तभी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला था कंपाउंडिंग इज द 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड। 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड, राइट। एक्चुअली इट्स एन 8 वंडर। अगर आप कंसिस्टेंटली कोई चीज़ में अगर आप इस तरीके से इन्वेस्ट करते हो और आपको उस पर रिजल्ट दिख रहा है, ये तो हेंस प्रूफ रिजल्ट वाली चीज़। एग्जैक्टली एंड ज़रूरी नहीं है, जैसे हम लोग के भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट है जो हम लोग ने किए थे। हम मतलब 4 लाख 5 लाख हम फॉर एग्जाम्पल हम लोग ने डाले, 5 साल 7 साल कोई रिटर्न नहीं, इनफैक्ट नेगेटिव, बट हम लोग ने कुछ नहीं किया, हम लोग स्टे करते गए और वही नेक्स्ट 6 या 7 ईयर्स में वो डबल ट्रिपल हो गया। मतलब पूरा पुराने का एग्जैक्टली कवर अप कर लिया। तो आपको बस रखना है, टिकना है। ओके। एंड आनंद जी, एक और चीज़ जैसे आपसे बताया, तो जैसे आप बहुत लोगों का आपने फंड मैनेज करते हैं, बहुत लोग आपसे खुश भी हैं, तो कुछ लोग नाराज़ भी होते होंगे, तो उस चीज़ को कैसे मैनेज करते हैं और नाराज़ क्यों होते हैं लोग, उसके बारे में थोड़ा बताइए। अल्टीमेटली उनका ये रहता है कि पहला बात तो वही गेट रिच क्विक वाला माइंडसेट रहता है। आज वो हमसे समझ लिए कि ऐसा ऐसा करना चाहिए, 5 साल 10 साल तक उनको रखना चाहिए। अब इंस्टाग्राम यूट्यूब सब जगह में इतना सारे न्यूज़ आते हैं, एग्जैक्टली सबके अंदर वो रहता है कि भाई इन्होंने ऐसा बोला उन्होंने ऐसा बोला, अपने इसमें क्यों नहीं किए। सबको रहता है कि ये फंड ने मेरे को इतना रिटर्न दिया, 12-13% रिटर्न दिया, आपके फंड ने मेरे को 8-9% रिटर्न ही क्यों दिया। बट वो ये नहीं समझते कि हर फंड का साइकिल होता है। आज उसने 12-13% दिया, हो सकता है वो फंड फिर नेगेटिव आ जाए और हम लोग का फंड पॉजिटिव रिटर्न दे दे। तो सबका साइकिल होता है। जस्ट दैट बाई राइट सिट टाइट। आप जब प्लेन में जाते हो तो हेयर होस्टेस क्या बोलते हैं कि बेल्ट पकड़ के बांध के बैठे रहो कुर्सी की पेटी जब तक लैंड नहीं हो जाए। लैंड होने के बाद आप कुर्सी खोलते हो। वैसे ही इन्वेस्टमेंट है, आप ले लिए फंड में इन्वेस्ट कर दिया, अब बने रहो उसमें, टिके रहो जब तक आपका गोल पूरा नहीं हो जाए। जब आप मान लीजिए आप कलकत्ता से दिल्ली जाते हो, सामान कब निकालते हो? दिल्ली पहुँच के। ऐसा तो नहीं कि लिलवा बाली बेलूर में दिल्ली आ गया करते रहे, नहीं ना। अब ट्रेन भले आधा घंटा 1 घंटा लेट भी हो तब भी दिल्ली ही उतरोगे आप। ऐसा नहीं कि स्टेशन उतर के दूसरा ट्रेन पकड़ के चल जाओगे। प्रॉब्लम यही है कि लोग क्या उतरना चाहते हैं, हर स्टेशन में उतर के बोलते हैं कि मेरे को दूसरा ट्रेन पकड़ना है, उसके चक्कर में कभी डेस्टिनेशन में पहुंच नहीं सकते। करेक्ट। सो बेसिकली नॉलेज का आपके हिसाब से जो परफेक्ट नॉलेज है उसका कमी है लोगों में। नॉलेज पेशेंस नहीं है, पेशेंस डिसिप्लिन। मतलब लोगों को फास्ट चेन पकड़ना है। नो वन वांट्स टू गेट रिच स्लोली। मेरे को टेस्ट मैच खेलना है, T20 नहीं खेलना है, मेरे को पिच में टिके रहना है। अगर हम पिच में टिका रहना, रन अपने आप बनेगा। मेरे को स्कोर बोर्ड नहीं देखना है कि मेरा स्कोर बोर्ड में क्या रन बन रहा है। आजकल का स्टेडियम में क्या स्कोर बोर्ड रहता है तो लोग आउट हो जाते हैं। स्कोर बोर्ड नहीं देखना, मेरे को पिच में टिके रहना है, रन अपने आप बनेगा। वैसे ही मेरे को इन्वेस्टमेंट में टिके रहना है, पैसा अपने आप बनेगा। सो आपका जैसे कंपनी है, तो आपका कंपनी का भी कोई म्यूचुअल फंड का कुछ फंड आप लोग का भी है क्या, फंड वैसे बनाया हुआ जिसमें लोग इन्वेस्ट करते? नहीं, हम लोग वी आर द म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। हम लोग क्लाइंट के साथ बैठते हैं, समझते हैं और उनके पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करते हैं। दैट इज़ द ओनली पर्पस वी डू। हम लोग का ऐसा कुछ फंड हाउस वैसा कुछ नहीं है। यस आपने जैसे टेस्ट मैच की बात की, वॉरेन बफे की बात की, द गॉडफादर ऑफ इन्वेस्टमेंट, और आपने ये भी बताया जैसे कि 11 साल की उम्र से उन्होंने शुरू किया और 40 पे उनको रिटर्न्स आया। मैंने ये भी सुना है वॉरेन बफे एप्पल के भी काफ़ी शेयर्स होल्ड करते हैं, और उनका क्या है कि वो एक नॉर्मल सा फ़ोन यूज़ करते हैं जो कि स्मार्टफोन नहीं है। एप्पल हर साल उनको एक फ़ोन भी गिफ्ट करता है और वो अपने मैनेजर्स को गिफ्ट कर देते हैं। और वॉरेन बफे सिर्फ एक लेटर देते हैं सारे कंपनीज़ को जहाँ जहाँ उनका होल्डिंग है, और वो उनको पूरा पढ़ाते हैं कॉरपोरेट्स में कि वॉरेन बफे ने क्या थीसिस लिखा है। तो इनका जो थ्योरी है, जो लॉन्ग टर्म वेट पेशेंस, वो वॉरेन बफे की स्टोरी से हमें समझ आता है। इनफैक्ट वॉरेन बफे को खुद को लगता था कि वो 11 साल बहुत लेट चालू किया। वो वॉरेन बफे जैसे इन्वेस्टर्स को अगर लग रहा है कि 11 साल के एज में बहुत लेट चालू किया, तो हमारा अब तो बहुत कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। राइट। अगला सवाल है आनंद जी, अगर आपका बच्चा 20 साल बाद ये पॉडकास्ट देखे और तब तक शायद AI सारा फिनेंस हैंडल कर रहा हो, तो आप उसे पैसे कमाने की एडवाइस दोगे या इंसान बने रहने की? वेल्थ क्रिएशन में कैरेक्टर का क्या रोल है?
आई थिंक कैरेक्टर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन वेल्थ क्रिएशन. अगर बिकॉज आप किसी फैमिली का हार्ड एंड मनी मैनेज कर रहे हो एंड अगर आप वो सही तरीके से मैनेज नहीं कर रहे हो देन यू आर प्लेइंग विद द हार्ड एंड मनी ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन और पर्टिकुलर लाइफ, क्योंकि वो सब कुछ उसका पूंजी है इन द एंड. एंड आपके ऊपर बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको सही तरीके से मैनेज करना, उसका निगरानी रखना, मॉनिटर करना एंड देन क्लाइंट के साथ कनेक्टेड रखना कि उनका पैसा सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है. दैट प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. एंड जो आपने AI और ये सब चीज़ का बात की, ऑब्वियसली AI will help us to enhance, uplift करने का कोशिश करेगा rather than take our business, because हेल्थ एंड वेल्थ जो है ना बहुत इमोशनल वाला चीज़ है. लोग इतने जल्दी AI के ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे. जहाँ पे के स्टेक्स ज़्यादा होंगे ना वहाँ पर भी आपको कोच का ज़रूरत पड़ेगा ही. आज इंडिया टीम को कोच का ज़रूरत पड़ता है बिकॉज स्टेक्स ज़्यादा है. गली क्रिकेट में कोच का ज़रूरत नहीं है. लेकिन जब आप इंडिया के लिए खेलते हो तो वहाँ पे विराट कोहली को भी राहुल द्रविड़ जैसा कोच चाहिए कि वो उसको गाइड कर सके. कोच का बताना ये नहीं कि क्या सही है क्या गलत है, गलत करने से रोकना वो काम है कोच का काम. अर्जुन का भी, कृष्ण जी का भी ये काम था कि गलत करने से रोकना अर्जुन को. सही करना तो अर्जुन को पता ही है क्या है नहीं है, वो धर्म जानता ही था. गलत करने से रोकना वो अर्जुन कृष्ण जी उनको ज्ञान देते रहते थे उस चीज़ का. सो हम लोग का भी ये काम है कि इन्वेस्टमेंट गलत जगह इन्वेस्टमेंट नहीं हो, सही जगह से पार्क हो और उसको कंटिन्यूसली मॉनिटर करना करे, वो हमारा काम है. बिहेवियर मैनेज करना पॉइंट वो है. आज आप देखोगे जो डेटा है एम्फी का, लोग SIP चालू करते हैं, जो भी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं SIP चालू करते हैं, 2 साल 3 साल में बंद कर देते हैं वो SIP. बट यही SIP जो रेगुलर के थ्रू करते हैं, जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू करते हैं, वो टिका रहता है. क्यों? क्योंकि वो उनका बिहेवियर मैनेज करके रखता है. उनको पता है कि उनका कोई सलाहकार है जो उनको उनका अम्ब्रेला बन के रखा, उनको बचा के रखा है सनलाइट से. या वो बोलते हैं ना कि आई कैन स्टॉप द रेन बट आई कैन प्रोवाइड यू द अम्ब्रेला. करेक्ट. हम मार्केट गिरने से नहीं रोक सकता है लेकिन मार्केट गिरने से आपका पोर्टफोलियो को बचा सकता है. मार्केट तो ऊपर नीचे हो गई तो 18 के अंडर वाले लोग भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. यस, वो गार्जियन के नाम से हो जाएगा, अंडर गार्जियन के नाम से. बट वो करना बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से. तो इनफैक्ट जो भी हमारे क्लाइंट्स आते हैं बोलते हैं कि उनके बच्चे के एजुकेशन के लिए करना है या उनकी शादी के लिए करना है या जो भी रीज़न होता है, तो हम लोग ये बोलते हैं कि आप अपने बच्चे के नाम से इन्वेस्टमेंट करो. बिकॉज एक इमोशन अटैच हो जाता है. आप पैसा निकालने के पहले 2 बार सोचोगे कि मेरा बच्चे का इन्वेस्टमेंट ग्रो हो रहा है, मैं नहीं निकाल सकता इस चीज़ को. राइट. मैं एक रैपिड फायर राउंड है आनंद जी, 1 लाइनर क्वेश्चन आपको देना है, आंसर देना है. सॉरी, अडानी या अंबानी इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से? मतलब ये थोड़ा रिस्ट्रिक्शन वाला चीज़ हो जाएगा. रैपिड फायर राउंड है, बताइए ना. इंडिया आई वुड से. क्रिप्टो फ्यूचर या बबल? राइट नाउ आई वुड से देयर इज नो फ्यूचर एज ऑफ नाउ बिकॉज रेगुलेटेड नहीं है, बट आई वुड से बबल. ओके. रियल एस्टेट एसेट या लाइबिलिटी? डिपेंड्स. एसेट भी या लाइबिलिटी है. अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हो तो हो सकता है लाइबिलिटी हो, बट आपका इमोशनल अटैचमेंट है दैन इट्स एन एसेट. सबसे बड़ा झूठ जो फिनेंस इंडस्ट्री बोलती है? चेजिंग द पास्ट रिटर्न्स की पास्ट रिटर्न्स जो है उसके बेसिस में इन्वेस्टमेंट करना. एक चीज़ जो लंदन में है पर इंडिया में होनी चाहिए? फाइनेंशियल अवेयरनेस. जैसे रैपिड फायर इन्होंने पूछा, कुछ रैपिड फायर मेरे पास भी है आपके लिए. मनी और पीस? पीस. रिस्क और स्टेबिलिटी? कैलकुलेटेड रिस्क. कैलकुलेटेड. SIP और ट्रेडिंग? SIP. लग्जरी वॉचेस और फाइनेंशियल फ्रीडम? फाइनेंशियल फ्रीडम. वन हैबिट एवरी इन्वेस्टर मस्ट डेवलप? One habit every investor must develop, I think investing in themselves. Very nice answer. One habit, one financial mistake you regret seeing repeatedly? Chasing past returns. Rich people invest in what first? They invest in asset that generate income, cash flow, regular cash flow. Okay. One thing people waste too much time on? Lifestyle comparison. Okay. One advice for newly married couple about money? Start investing based on the shared goals. Okay. Wealth or fame? Wealth. Your dream for next 10 years? To make people financial aware as much as possible and make them financially free. Perfect. So Anand, like you have told that you have also have gone to London and worked there. So you know people from everywhere. Like you have seen global investors and आपने Indian investor भी देखे हैं. So आपके हिसाब से इन दोनों के mindset में क्या ऐसा major difference है कि जो आपको लगता है कि अगर हम लोग उस चीज़ को better कर ले तो हम भी एक better investor बन सकते हैं? देखिए, इंडिया में प्रॉब्लम क्या है ना, मेरे को जो ऐसा लगता है कि इंडिया में हर कोई को लगता है कि वो अपना पैसा मैनेज कर सकता है. आप मान लीजिए आज आप कोई टेक्सटाइल का बिजनेस करते हो या आप लेट्स से कोई कॉर्पोरेट एम्प्लॉई हो या आप कोई मैनेजर हो, जो भी हो,
तो वो अपना काबिलियत इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं, अपना बिजनेस में या अपना उसमें नहीं लगाते, जबकि उनको काबिलियत अपना बिजनेस में लगाना चाहिए। उनको पता है कि टेक्सटाइल में उनसे बेटर कोई नहीं जानता, उसको कैसे ग्रो करे। मान लीजिए किसी का अगर कोई फैक्ट्री है, उसको कैसे ग्रो करे अपना बिजनेस को, या कोई डॉक्टर है, अब मैं और कैसे बेटर कर सकता हूँ अपने उसको, कैसे पेशेंट्स को कैसे बेटर तरीके से ट्रीट कर सकता हूँ। बट प्रॉब्लम ये है ना कि वो लोग अपना दिमाग जो है ना इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं कि ये स्टॉक क्या अच्छा चल रहा है, कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा चल रहा है, अरे ऐसे इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए था, वो इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए था। तो सबको ज्ञान है इस दुनिया में। एक तो लोगों के पास ज्ञान इतना है कि मतलब लोग कम है, ज्ञानी लोग ज़्यादा है। आज आप सुबह भी उठोगे तो सुबह 7 बजे स्पिरिचुअल ज्ञान चलता है, और जो बोलता है कि मोह माया त्याग दो, पैसा से लेना देना नहीं है, और वही बोलने का वो 2 लाख रुपये लेता है, और फिर बाद में नीचे बोलता लाइक शेयर कमेंट करता हूँ। और फिर तो सुबह आपको पता चल गया कि हाँ भाई पैसा कुछ नहीं है, मोह माया ये है। फिर 10 बजे याद आता है EMI देना है, रेंट देना है, वो देना है। तो लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि भाई क्या स्पिरिचुअल लाइफ दे या फिर अपना सोशल लाइफ दे। एंड दोनों ही ज़रूरी है। अगर आप स्पिरिचुअल लाइफ दे रहे हो तो आप, एक होता है स्पिरिचुअल लाइफ इज ऑल अबाउट अटैचमेंट, सोशल लाइफ इज ऑल अबाउट अटैचमेंट। तो आपके समझना ज़रूरी है कि आप स्पिरिचुअल लाइफ हो, आप सन्यासी बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं, वो भी एक अच्छा बात है। लेकिन अगर आप सोशल लाइफ हो तो पैसा का ज़रूरत है, पैसा के बारे में जानना ज़रूरत है, कमाना ज़रूर रहता है, इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरत है। एंड वहाँ के लोगों को पता है कि हाँ भाई सब चीज़ को बैलेंस वैसे करते हैं। उनको पता है कि मेरा फाइनेंशियल एडवाइजर संभाल रहे हैं। वो मेजॉरिटी लोग फाइनेंशियल एडवाइजर्स है। हर जिनके पास एक फाइनेंशियल एडवाइजर है जो उनको पैसा मैनेज करता है। एक फैमिली डॉक्टर होता है, एक फाइनेंशियल डॉक्टर होता है जो उनका दोनों चीज़ संभालता है। तो इंडिया में लोगों को क्या लगता है ना कि भाई मैं क्यों किसी और को एडवाइस लूँ, मैं खुद ही कर सकता हूँ। इसके पीछे ये देखिए 2 कारण हो सकते हैं। या तो उनको लगता है कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, या तो ये लगता है कि मैं किसी को बोलूँगा तो वो मेरा पैसा खा जाएगा। एग्जैक्टली, लगता है कि वो डर के लिए ट्रस्ट और ऑनेस्टी होना बहुत ज़रूरी है जो भी एडवाइस कर रहा हूँ उनको। क्यों लगता है कि इतना साल हो गया है अगर म्यूचुअल फंड, तो क्यों ये ट्रस्ट और ये चीज़ अभी तक डेवलप नहीं हुआ इंडिया में? ऐसा क्या प्रॉब्लम है? आई थिंक वही अवेयरनेस नहीं है लोगों के अंदर। अभी भी वो मेंटालिटी है कि आज भी आप देखो कि बैंक डिपॉजिट्स में ज़्यादा रुपये, क्योंकि उनको वहाँ ज़्यादा सेफ लगता है। म्यूचुअल फंड में नहीं है। म्यूचुअल फंड में हार्डली 4 to 5% होगा। 140 करोड़ का आबादी में हार्डली 4 to 5% होगा जो इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करता है, वो डायरेक्ट एंड म्यूचुअल फंड। 95% इज अनटैप्ड, कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं किया अभी तक। तो हम लोग के लिए और आप जैसे पॉडकास्टर्स लोग के लिए बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको अवेयरनेस और फैलाना लोगों तक कि भाई क्यों ज़रूरी है इन्वेस्टमेंट करना। बाहर के लोग में US में देखोगे ये डेटा 50-55% है, बट इंडिया में सिर्फ 5 to 6% है। तो बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हाँ एक फाइनेंशियल एडवाइज़र या कोई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाना, उनसे समझना एंड उनके ऊपर 100% ट्रस्ट करना। एंड सिर्फ इन्वेस्टर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग का है उनका ट्रस्ट गेन करना। बिकॉज हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है उनको कॉन्फिडेंस है। आज जो 10 साल पहले इन्वेस्टर्स थे, आज जब भी हम लोग उनसे मिलते हैं 1 घंटे का मीटिंग में हार्डली 5 से 10 मिनट इन्वेस्टमेंट का बात होता है, 40-45 मिनट्स इधर उधर का ही बात होता है, क्योंकि उनको पता है कि पैसा तो ये हमारा अच्छा से मैनेज कर ही रहा है, उसमें दिक्कत नहीं है। एक्चुअली मेरे को लगता है ना लोग अब आपके ऊपर शेयर्स को लेके या म्यूचुअल फंड को लेके वो आप पे इन्वेस्ट कर रहे हैं कि आई नो अनंत मेरा पैसा नहीं डूबने देगा, मतलब उस हिसाब से अब आपका होगा। राइट। तो वो कॉन्फिडेंस आने में टाइम लगता है, ऑब्वियसली टाइम लगेगा, हो सकता है आपको भी बहुत सेंचुरीज मारने पड़ती है वो कॉन्फिडेंस। आज विराट कोहली को हम लोग क्यों मानते हैं? एग्जैक्टली, ऐसे सेंचुरीज मारा है एग्जैक्टली, वरना अगर वो नॉर्मल खेलता तो विराट कोहली नहीं। एग्जैक्टली। तो वही है ना कि मतलब आपको थोड़ा तपना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। इन्वेस्टर्स के जैसे कॉन्फिडेंस आएगा ना, फिर वो सब चीज़ आपके साथ शेयर करना रेट लग जाएगा कि हाँ। आपको ऐसा लगता है कि जिस तरीके से म्यूचुअल फंड अभी चल रहे हैं, क्या आने वाला 5-10 साल में जो 5-6% इन्वेस्टर्स हैं इंडिया में, क्या ये बढ़ के 20-25% होंगे? 100% होंगे। बिकॉज आज की तारीख में आप देखोगे सिर्फ इन्फ्लेशन आपका खर्चा नहीं, इन्फ्लेशन तो आपका दोस्त है। आज आपका इन्वेस्टमेंट करके रखे, आज आप प्रॉपर्टी खरीदे हो 1 साल पहले 5 साल पहले, वो प्रॉपर्टी आज डबल हो गया बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। आज आप इन्वेस्टमेंट करके रखे हो तो इन्फ्लेशन की वजह से वो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ गया, म्यूचुअल फंड में कहीं पर भी हो। तो इन्फ्लेशन इज योर फ्रेंड, इज नॉट योर एनिमी। इन्फ्लेशन उसके लिए एनिमी जो इन्वेस्टमेंट ही नहीं करता कहीं, या फिर वो जहाँ वहाँ इन्वेस्टमेंट करता है जहाँ उसका रिटर्न बहुत कम है, लेट्स से FD या कहीं और PF वगैरह में। बट आज के तारीख में आपको जो खर्चा है ना, मेजर खर्चा, वो आपका लाइफस्टाइल है। आज के तारीख में देखी शो ऑफ इतना हो गया ना कि लोगों को है कि भाई मेरे को इस लेवल तक जाना है, मेरे को भी करना है। आज अगर शर्मा ले रहा है बुलेट तो वर्मा भी ले रहा है बुलेट, तो उसको भी वही चाहिए। आज के देखोगे पहले क्या होता था कि मतलब पहले के टाइम में मम्मी के पास अगर साड़ी होता था, एक नया साड़ी होता था तो उसको 10 बार पहनती थी। 5 बार पापा के साइड का शादी में, कोई रिलेटिव का हुआ तो 5 बार अपने पियर के साइड में शादी में, कोई शर्म नहीं था, कोई नहीं था। क्योंकि पहले क्या था कि मतलब हाँ मैंने पहन लिया तो उतना ही वो था। आज की तारीख में क्या है कि आज आप कपड़ा खरीदते हो, आप एक कपड़ा एक फंक्शन में जाते हो, एक फंक्शन में जाने के लिए आपको जो इन्विटेशन कार्ड आता है उसमें लिखा रहता है तैयार होकर आना, और तैयार होकर आना मतलब मान्यवर, और घर में 2 छोटा छोटा मान्यवर भी रहता है। तो
एक और फिर आपको शादी में आइटनरी भी रहता है कि हल्दी में पीला पहनना, रिसेप्शन में नीला पहनना और फिर स्विमिंग पूल में गीला पहनना। तो नीला पीला गीला ये चलता रहता है। तो सबका अलग अलग कपड़ा खरीदो, हर फंक्शन के लिए, हल्दी के लिए अलग, मेहंदी के लिए अलग, रिसेप्शन के लिए अलग, शादी के लिए अलग। एक कपड़े के पीछे मान के चलिए 10,000 का खर्चा, 4 जन के पीछे आपका 1 लाख ऊपर खर्चा हो गया। प्रॉब्लम ये नहीं कि आपने कपड़ा पहन लिया, प्रॉब्लम वो कपड़ा वापस रिपीट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि रात को आपने सोशल मीडिया में डाल दिया। राइट, अब वो तो कपड़ा पुराना होगा। अब वो कपड़ा हम लोग तो भाई अंबानी का बेटा हम लोग पहन नहीं सकता। तो वही चीज़ का प्रॉब्लम है, लाइफस्टाइल की वजह से बहुत बड़ा खर्चा आ रहा है। और स्पेशली आप देखो कि जो लेडीज़ होते हैं ना, उनके अंदर एक अलग ही वरदान है कि जब कोई स्टेटस में डालता है ना, वो जूम करके देखते हैं झुमका कौन सा पहना है, पायल कौन सा पहना है, ये कौन सा पहना है। ये माइक्रोस्कोप सिर्फ इंडिया में है और कहीं नहीं है। तो ये आप असली खर्चा यहाँ पे है। ये सब ऑयल गोल्ड ये सब तो टाइम पास है। मेन खर्चा लाइफस्टाइल है आपका, और सेकंड खर्चा आपका टैक्स है। आज आप 20 लाख रुपए साल का कमाते हो ना, 2 लाख रुपए तो मान के चलिए सरकार का है जो टैक्स देते हो। आपका जो इनकम आता है वो खाली 10 महीना का आता है। तो सरकार के लिए खर्चा। एग्जैक्टली, जो टैक्सेशन जाता है अपना। तो टैक्स, लाइफस्टाइल, ऑल दिस थिंग्स एंड हेल्थ, जो आज के दिन में हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, वो एक इमरजेंसी आएगा ना, पूरा पैसा खत्म हो जाएगा उसका। तो इसलिए हम लोग यही बोलते हैं कि आप मतलब आज कोई कॉर्पोरेट में काम करता है, मैं भी कॉर्पोरेट में काम कर चुका हूँ। जैसे प्रमोशन होता रहता है ना, उनको लग रहा है प्रमोशन हो रहा है, बट उनको नहीं पता कि हर एक प्रमोशन के साथ एक बीमारी आ रहा है। आज अगर कोई मैनेजर है तो उसको ब्लड प्रेशर है, वो वाइस प्रेसिडेंट बन गया तो उसका डायबिटीज़ है, और फिर डायरेक्टर बन गया तो बाईपास है। तो उसको लग रहा है प्रमोशन हो रहा है, प्रमोशन नहीं हो रहा, भगवान बुला रहा है उसको हिंदी। एग्जैक्टली। तो उसको अपना हेल्थ के ऊपर ध्यान देना, जो खाने पे फिटनेस में ध्यान नहीं दे रहा है, दैट इज़ अनदर लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस जो आने वाला है। तो इसलिए हम लोग हर क्लाइंट को बोलते हैं कि सबसे पहले अपना इंश्योरेंस करके रखो। सबसे पहले मेडिकल इंश्योरेंस करो, सेकंड टर्म इंश्योरेंस, फिर एक इमरजेंसी फंड बनाओ, थर्ड इन्वेस्टमेंट तो बहुत बाद में आता है। इमरजेंसी फंड बनाओ, 6 महीने साल भर का जो आपका खर्चा है वो कहीं पार कर दो लिक्विड फंड टाइप कैटेगरी में, जहाँ आपको पता है कल को अगर कोविड जैसा सिचुएशन आ गया या एआई में जितना ले ऑफ्स हो रहा है, तो आपका साल भर का खर्चा आपका इंटैक्ट है। कुछ हो भी गया ऊपर नीचे तो आपको पता है मेरा साल भर का खर्चा तो निकल ही जाएगा। उसके बाद आप गोल बेस्ड प्लानिंग करो अपना रिटायरमेंट के लिए। और रिटायरमेंट का प्लानिंग लोग करते नहीं आज की तारीख में, और बहुत बड़ा ब्लंडर है। बिकॉज आप देखोगे हर चीज़ का लोन मिलता है आज की तारीख में। एजुकेशन का लोन मिलता है, एजुकेशन प्लानिंग करते हैं, कार लोन मिलता है, मोबाइल खरीदते हैं उसका लोन मिलता है, रिटायरमेंट का कोई लोन नहीं मिलता है। और रिटायरमेंट का ऐसे बोला जाता है कि जैसे जैसे आप बूढ़े होते हो तो आपके बुढ़ापे में आपका पैसा जवान हो जाना चाहिए, क्योंकि जवानी की गरीबी चलती है, बुढ़ापे का गरीबी नहीं चलता है। और उस समय अगर आप ये सोचते हो ना कि मेरा बच्चा है वो मैनेज कर लेगा, वो कर लेगा, इनफैक्ट आपको उस लायक बनना चाहिए कि आप बच्चे को बोलो तेरे को रुपया चाहिए तो मेरे को बोलना मेरे पास है। और वो तभी हो सकता है अगर आपने सही तरीके से प्लानिंग किया, प्लानिंग करके चला, म्यूचुअल फंड या कोई भी टाइप का फंड हमने करते हुए चला। बहुत अच्छा लगा आनंद जी आपसे जैसे बात करके, मुझे बहुत सारी चीज़ों का क्लियरेंस मिला है कि जैसे ज़रूरी नहीं है कि यू हैव टू वेरी रिच टू स्टार्ट या म्यूचुअल फंड। 500 रुपया पर डे के हिसाब से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, एंड लॉन्ग टर्म में कितना भी आगे इसको लेके जा सकते हैं। एंड आपने कंपाउंडिंग के बारे में बहुत अच्छा चीज़ बताया कि ग्रोथ अगर देखना है तो वहीं से आपको ग्रोथ देखने बस। एंड SIP भी कर रहे हो तो कोशिश करो हर साल उसको बढ़ाने का 10% 15% से, सो दैट आपका SIP जो वेल्थ का जो ग्रोथ है वो जल्दी होगा आपका। तो हर आज आप 10,000 का SIP कर रहे हो, सोचो अगले साल से मेरे को 15,000 का SIP करना है, फिर अगले साल से मेरे को 20,000 का करना है। ऐसे करते करते अपना वेल्थ क्रिएट आपका जल्दी होगा। तो वेल्थ क्रिएशन के लिए SIP एंड म्यूचुअल फंड करना इज़ वन ऑफ द, मतलब मेरे को लगता है आज के टाइम पे बहुत सही टूल है, क्योंकि ये आज से 20 साल 30 साल पहले शायद नहीं थे लोगों के पास, था भी तो अवेयरनेस नहीं था। आज अवेयरनेस भी है, और ऐसे आप जैसे लोग भी हैं जो हमें अच्छे म्यूचुअल फंड्स के बारे में बता सकते हैं कि कहाँ हम इन्वेस्ट करें, और यहाँ पे रिस्क भी कम है जहाँ पे तो मेरे ख्याल से दिस थिंग एवरीवन शुड डू। एंड जिनके पास अपना सरप्लस पैसा है, जो अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो अपना सरप्लस पैसा को इसमें यूज़ कर सकते हैं। और मुझे एक और चीज़ जानना है, जैसे बहुत लोग हैं, जैसे इंडिया के अंदर बहुत ऐसे लोग हैं जिनका सैलरी 20,000 रुपया फॉर एग्जांपल, तो वो इंसान अपना खर्चा देखे या वो अपना इन्वेस्टमेंट करे, वो किस तरीके से म्यूचुअल फंड कर सकता है उस बजट में, बताइए कि वो आदमी कैसे कर सकता है। ठीक है, मान लीजिए उसका 20,000 का मंथली सैलरी है, ठीक है, वो लेट से कोई मेट्रो सिटीज़ में रहता है, लेट से कलकत्ता जैसा शहर में रहता है, ठीक है। अब उसको पता है कि हाँ मेरा 20,000 का सैलरी है, बट मैं इसमें से 2,000 रुपये तो साइड कर ही सकता हूँ, बाकी 18,000 में मैं अपना एक्सपेंसेस, मेरे को खाना पीना में या घूमने फिरने में सब खर्चा करना है, बट 2,000 रुपये मेरे को टच नहीं करना है। एंड ऐसा रूल है कि अगर आप जितना भी आपका सैलरी या इनकम है उसका 20% या 30% साइड कर दो, उसको टच मत करो। बाकी 60-70-80% में जो खर्चा करना करो, 20-30% में छुओ मत उसको, बिकॉज
जैसे जैसे जब टाइम आएगा बढ़ता रहेगा वो रुपया उसको दिखता रहेगा इसका पैसा बढ़ रहा है तो उसके अंदर खुद मोटिवेशन आएगा कि मेरे को और पैसा इसमें इन्वेस्ट करना है और डालना है। और आप जितना भी 20,000 क्यों ना हो, 20,000 भी बहुत बड़ा अमाउंट है आज की तारीख में, लेकिन आप उसमें से अगर 1,000 2,000 भी कर रहे हो ना, देन यू आर बिकमिंग अमंग द टॉप 97-98% ऑफ द लोग जो इन्वेस्टमेंट नहीं करते। यू आर इन द टॉप 2-3% ऑफ द कैटेगरी। एंड जो आपने बोला वेल्थ क्रिएशन, म्यूचुअल फंड में वेल्थ क्रिएशन के साथ साथ आप उसका एक और फ़ायदा ये है ना, बहुत सारे बिजनेसमैन होते हैं, उनका इन्वेस्टमेंट, उनका जो पैसा होता है जनरली करंट अकाउंट में होता है जो खर्चा करने के लिए होता है अपना बिजनेस के लिए। लेट से किसी के पास 50 लाख रुपया रहता है, किसी के पास 10 लाख रहता है, किसी को 20 लाख रुपया ऐसे ही पड़ा रहता है, करंट अकाउंट में कोई इंटरेस्ट नहीं आता। हम लोग क्या करते हैं, उनको बोलते हैं कि आप करंट अकाउंट के बदले लिक्विड फंड जैसे कैटेगरी या आर्बिट्राज फंड जैसे कैटेगरी में पार्क कर दो उसको, उसमें 5-6% का साल का रिटर्न आता है। लेट से 50 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हैं, एक महीना बाद लेट से उस 50 लाख का वैल्यू हाइपोथेटिकली उसका वैल्यू लेट से 51 लाख हो गया, 52 लाख हो गया एक महीना में। अब वो 1-2 लाख का जो प्रॉफिट हुआ ना, वो 1-2 लाख का प्रॉफिट से वो क्या करता है अपना एम्प्लॉय का सैलरी दे देता है, तो उसका 50 लाख भी इंटैक्ट रहा प्रिंसिपल, प्लस एट द सेम टाइम जो प्रॉफिट्स अपने सैलरी भी दे दिया एम्प्लॉय को। बैंक में रखता तो करंट अकाउंट में तो जीरो है, करंट अकाउंट में तो कुछ भी नहीं है, सेविंग में आपको फिर भी मिलता है कुछ, सेविंग में 2-3% मिलता है, वो मतलब जीरो के बराबर। एग्जैक्टली। यहाँ पे आपको 5-6% मिल रहा है, इन्फ्लेशन के बराबर ही रिटर्न मिल रहा है आपको। इन्फ्लेशन 5-6% है, लिक्विड फंड आर्बिट्राज फंड में 5-6% है, कभी भी निकाल सकते हो आप पैसा, 2 दिन के अंदर बैंक में रुपया आ जाएगा एक बटन दबाने से। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल इन थ्रू म्यूचुअल फंड। मतलब बेसिकली क्या है ना, बिजनेस वही है, बिजनेस वैसे ही चल रहा है, तो करने का तरीका बदल रहा है। अगर आप तरीका बदल के करोगे तो आप भी सक्सेसफुल रहोगे, नहीं तो जैसे डूब जाओगे। बहुत करेक्ट। तो वही है सारा, एवरीथिंग इज ऑल अबाउट फाइनेंशियल प्लानिंग। आप सही हर पैसे को काम पे लगाओ, हर एक पैसे को काम पे लगाओ। जब आप सो रहे हो तो आपका पैसा काम करते रहना चाहिए, ये वॉरेन बफे का रूल है। अच्छा, कितना मिनिमम से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड? 500 रुपये से। 500 यस यस, मंथ के हिसाब से, डे के हिसाब से, हर तरीके से। यस। अगर जैसे मेरे को स्टार्ट करना है तो मेरे को खाली आपको कॉल करना होगा, आपसे कांटेक्ट करना होगा, फिर सारा प्रोसेस आप मुझे समझा देंगे। यस, एकदम। इसके बाद मेरा कॉल आ रहा है आपको 100%। तो हम लोग पॉडकास्ट के एंड राउंड में आ चुके हैं और 2-4 क्वेश्चन में 2 वर्ड्स में आपको आंसर देना है और अपने एंड करेंगे फिर इस पॉडकास्ट को। व्हाट आर द एसेंशियल टू बिल्ड वेल्थ? डिसिप्लिन एंड पेशेंस। सबसे पहले डिसिप्लिन एंड देन पेशेंस। हाउ टू सेलेक्ट द राइट म्यूचुअल फंड्स? सो म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने का वही 2-3 तरीका जो मैंने बताया था कि आप वैसे फंड को देखो जहाँ पे उस फंड का हिस्ट्री रहा हो, काफ़ी साल का फंड, काफ़ी एक्सपीरियंस हो वो फंड मैनेजर कौन है वो देखो आप, एंड उसमें डाउनसाइड रिस्क कितना है, डूबने का चांसेस कितना है, मतलब ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं हो अपने रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से ऑब्वियसली। व्हाट इज़ योर कोर इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल? बाई लो सेल हाई, कम दाम में खरीदो ज़्यादा दाम में बेचो। एक्टिव वर्सेस पैसिव फंड्स? राइट नाउ आई एम एक्टिव इन्वेस्टर्स। मैं एक्टिव में इन्वेस्ट करता हूँ। एक्टिव फंड मैनेजर्स जो होते हैं, पैसिव फंड मैनेजर्स वो होते हैं जो इंडेक्स को मिमिक करते हैं। एक्टिव फंड में मेरे को 1-2% एक्स्ट्रा मिल जाता है। आइडियल नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन अ पोर्टफोलियो? 3 to 4 मैक्स, उससे ज़्यादा नहीं। गेट रिच क्विक वर्सेस लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग? लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग। व्हाट इज़ गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग? सो गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग हो गया कि आप जो पैसा लगा रहे हो किस पर्पज़ के लिए लगा रहे हो। लेट से आपको रिटायरमेंट के लिए लगा रहे हो, चाइल्ड एजुकेशन के लिए लगा रहे हो, या कहीं घूमने जाना उसके लिए, कोई और एग्जांपल भी दिया बिजनेस क्लास। एग्जैक्टली, किसी का एस्पिरेशंस हो कोई चीज़ का तो वो चीज़ के लिए लगा रहे हो, तो दैट इज नॉलेज वर्सेस बिहेवियर, व्हाट मैटर्स मोस्ट इन इन्वेस्टिंग? बिहेवियर। बिकॉज अगर नॉलेज इंपॉर्टेंट होता तो आज सारे IIT IIM वाले करोड़पति होते। तो बिहेवियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। तो भारत की ऑडियंस को मैं बताना चाहूँगा बहुत ही एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट था, बहुत ही एंटरटेनिंग था। मतलब इनका हर एक जो एक्चुअली क्या होता है ना, म्यूचुअल फंड एक थोड़ा सा ऐसा टॉपिक है जो थोड़ा सा बोरिंग टाइप का है। मतलब क्योंकि ना इसमें इन्वेस्टमेंट में ऐसे बोरिंग, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे चीज़ों और ऐसे ऐसे चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो कि वो एंटरटेनमेंट से बाहर है। तो बट इसको भी आपने इतने अच्छे से बताया, एंड 45-50 मिनट्स का हमारा ये पॉडकास्ट पूरा शूट हुआ है, लेकिन हमें ऐसा लगा भी नहीं कि इतना लंबा पॉडकास्ट या ऐसा कुछ ऐसा स्टार्ट भी किए। सो दैट इज़ एक्चुअली वही बोलते हैं ना, जो करता है उसी से समझ में आता है। तो आपने बताया इतना अच्छे ढंग से कि हमें समझ भी उतना अच्छे ढंग से आया है। सो अनंत जी, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए, जैसे कि ये बहुत जनरलाइज क्वेश्चन है, ये इससे रिलेटेड भी है और जनरलाइज भी है। आर इंडियंस टू इमोशनल अटैच विद द मनी? आपको क्या लगता है? येस, 100%, बिकॉज एवरीथिंग इन आवर लाइफ इज सराउंडेड बाय मनी ओनली। आज आपका बच्चा कौन सा स्कूल में जाता है, नेशनल या इंटरनेशनल, क्या डिसाइड करता है? पैसा। आज आप इकोनॉमी क्लास में जाते हो, बिजनेस क्लास में, क्या डिसाइड करेगा? आपका पैसा। आज आप घूमने के लिए सोलापुर जाते हो या सिंगापुर जाते हो, क्या डिसाइड करते हैं? पैसा। सो पैसा इज कनेक्टेड। ओके, सो कैन अ हाई सैलरी एक्चुअली मेक पीपल फाइनेंशियली लेजी?
लेज़ी तो नहीं, बट हाँ मतलब बोल सकते हैं, अगेन इट डिपेंड्स कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल रहता है, बट बहुत जन ऐसा रहता है कि वो लैविश लाइफ या उसमें जाते हैं, लाइफ स्टाइल कंपैरिजन में जाते हैं कि वो ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा करता हूँ, बट इट डिपेंड्स, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल है वो। ओके सो एंड व्हाई डू फैमिलीज अवॉइड डिस्कसिंग मनी ओपनली? बिकॉज उनको लगता है कि बच्चे को पैसे के बारे में बताने से वो बिगड़ जाएंगे। इनफैक्ट मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब कोई 8-10 साल का बच्चा होता है ना, वो अपने पापा से पूछता है कि आप कितना कमाते हो, तो पापा बोलता है तुझे क्या जानना है, तू अपना पढ़ाई कर। वही बच्चा जब बीकॉम पास आउट हो जाता है, ज़िंदगी भर ये पूछते हैं कि कितना कमा रहा है तू। राइट तो पैसे को लेकर माइंडसेट ही अपना अलग है दुनिया में। तो लोगों को, बच्चे को शुरू से बताओ कि ये तेरा बैंक अकाउंट है, ये तेरा इतना, तो वो उसको अपना जैसे ट्रीट करेगा। वेरी नाइस आंसर, बिकॉज ये एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ मैंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। माई डैड वॉज नॉट इन टू जॉब, लेकिन वो बिजनेस करते थे। तो एक दिन मैंने ऐसे ही बचपन में वो क्यूरियोसिटी के चक्कर में पूछ लिया था, पापा आप कितना कमाते हो? तो उन्होंने मेरे को बहुत ही वियर्ड सा जवाब दिया, इतना कि तू ज़िंदगी भर ख़त्म नहीं कर पाए। मतलब तो मतलब उनका देखिए, हर इंसान अलग होता है। जैसे कि आपने कहा कि वो बोले थे तुझे क्या मतलब है, लेकिन उन्होंने मुझे जवाब दिया इतना कि तू ज़िंदगी भर चाह के भी खर्चा नहीं कर सके। तो मतलब हर इंसान का एक अलग तरीका होता है बेसिक। And do you think many people are one emergency away from financial collapse? जैसे आपने बताया कि वो हॉस्पिटल का जो यस दैट्स व्हाई वी से कि पहले प्रोटेक्ट करो अपने आप को, आपका रिस्क कवर हो गया टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस से, तब आप इन्वेस्टमेंट में आओ। आज आनंद जी, अगर कोई भी आदमी, मुझे लगता है अपोलो में अगर कोई इमरजेंसी में एडमिट करते हैं किसी को, तो पर डे का उसका ₹1,00,000 का बिल एकदम हाँ चालू हो जाता है उसका बिल। सो मतलब दिस इज़ अ वेरी, कोई अगर महीना 1.5 महीना कोई आदमी अगर हॉस्पिटल में एडमिट हो गया तो 30-35 लाख रुपए के नीचे आ गया। और आज के टाइम पे 30-35 लाख रुपए के नीचे आना मतलब करेक्ट, आप पूरा, इनफैक्ट हम लोग, ऐसा एक केस हुआ था हम लोग के टाइम में कि एक क्लाइंट था जो उसका म्यूचुअल फंड कॉर्पस इन्वेस्टमेंट था, उसका इंश्योरेंस वगैरह उतना कवर्ड था नहीं। तो उसने क्या किया, वो उसने बोला कि मेरे को म्यूचुअल फंड तोड़ना है, मेरे को रुपया निकालना है, बिकॉज मेरे को इस पर्पज़ के लिए चाहिए। हम लोग ने समझा उसका क्या रिक्वायरमेंट है, उसका फाइनेंशियल बैकिंग कैसा था, क्या उसका नहीं है, सब कुछ समझ के हम लोग ने बोला कि आप म्यूचुअल फंड तोड़ो मत, उसके अगेंस्ट लोन ले लो, उसको प्लेज कर लो म्यूचुअल फंड को, वो अपना कंपाउंडिंग करता रहेगा। लेट्स से आपका 10 लाख का पोर्टफोलियो है, तो 10 लाख में से 50% रफली आपका लोन मिल जाता, तो 5 लाख का लोन मिल गया, वो 10 लाख आपका प्लेज हो गया, आप उसको बेच नहीं सकते, लेकिन वो कंपाउंडिंग हो रहा है आपका। आप 5 लाख ले लो, उसको यूज़ कर लो, जैसे ही आपका पर्पस फुलफिल हो गया, आप 5 लाख रिटर्न कर दो और आपका म्यूचुअल फंड फ्री हो गया, और पैसा भी तुरंत आएगा बैंक में, तुरंत जा सकता है बैंक में। तो इससे क्या, आपका कंपाउंडिंग हिट नहीं हुआ। ओके, दैट इज़ वेरी नाइस। मतलब बेसिकली क्या, म्यूचुअल फंड में मैंने ये भी सुना है कि देर आर मेनी म्यूचुअल फंड्स ऐसे हैं जिसको आप इन्वेस्ट करके अपना वो भी बचा सकते हैं। जैसे क्या बोलते थे उसको हम लोग, टैक्स सेविंग। यस, ELSS एंड ऑल दिस थिंग्स। यस पहले जो ओल्ड रेजिम था ना, उसमें 80C का बेनिफिट मिलता था ELSS में, 1.5 लाख का। बट अभी मेजॉरिटी लोग सब न्यू रेजिम में जा रहे हैं, तो वो बेनिफिट अब उतना रहा नहीं, बिकॉज सब न्यू रेजिम में जा रहे हैं, तो उसमें 80C का बेनिफिट नहीं है। बट यस, पहले के टाइम में ELSS लोग करते थे जस्ट टू सेव टैक्सेस। ओके, सो आनंद, जैसे कि व्हाट वुड यंगर आनंद बी प्राउड ऑफ यू, मतलब टुडे अगर आप अपने आप को देखें तो आप क्या चीज़ के लिए आज में प्राउड होंगे? I always did what I wanted to do. ओके, उस चीज़ को लेकर आई एम प्राउड कि ऐसा नहीं, आपके ऊपर कभी फैमिली प्रेशर नहीं था? कुछ नहीं, आपको बिजनेस ज्वाइन करना है बहुत? नेवर they were always supportive कि if you want you can do your corporate job also, if you want you can come to our business also, it's choice is up to yours, and if you want any time you can come। आपको 10 साल बाद आना, 10 साल बाद आओ, 5 साल बाद आना, 5 साल बाद आओ, या अभी से करना अभी से करो, it's up to you। सो बेसिकली आपको नहीं लगता कि ये जो पेरेंटल फ्रीडम आपको मिला उसकी वजह से आज आप जो सक्सेसफुल लाइफ? Yes, 100%। विदाउट पेरेंट्स सपोर्ट्स एंड ब्लेसिंग्स you might teach sometime somewhere, but वो लॉन्ग टर्म नहीं टिक पाओगे आप। तो पेरेंट का सपोर्ट एंड ब्लेसिंग्स होना बहुत ज़रूरी है। आज के दिन में ना आप देखोगे पेरेंट्स अपने बच्चों को एजुकेशन देते हैं, प्यार देते हैं, लेकिन ये जो पेरेंटल फ्रीडम होता है ना कि बेटा तुमको जो करना है वो करो, लेकिन आप ये भी देखोगे हर जहाँ पे प्रोज है वहाँ पे कॉन्स भी है। तो जैसे ये चीज़ करने में बहुत सारे बच्चे बिगड़ भी जाते हैं, क्योंकि पापा ने कहा वो करो तो वो कुछ करते ही जा रहा है, जीवन में कर ही नहीं पा रहा है। ऐसा नहीं कि 100% फ्रीडम था, वो निगरानी रखते थे कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। हाँ, मालिक आप हो, लेकिन कंट्रोल पापा के पास है। राइट। एंड लाइक व्हाट्स वन सैक्रिफाइस योर फैमिली मेड दैट यू डोंट सी टुडे? आई थिंक दे ऑलवेज सपोर्टेड मी, जो मैंने बोला कि दे नेवर स्टॉप्ड मी वॉट एवर आई वॉन्टेड टू डू। मेरे को जो भी पढ़ाई करना था उन्होंने सपोर्ट किया, मेरे को जहाँ पे जॉब करना था उसके लिए सपोर्ट किया, बाहर जाना था इनफैक्ट मम्मी को थोड़ा वो रहता है इमोशन कंटैक्ट कि आप बाहर मत जाओ, ये जाओ, बट एग्जैक्टली बट दे ऑलवेज सपोर्टेड मी, एंड कोई प्रेशर कोई कुछ नहीं था। आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट ब्लेसिंग जो मेरे को मिला है। राइट, व्हाट काइंड ऑफ लेगेसी डू यू वांट टू लीव बिहाइंड? दैट आई वाज ऑनेस्ट एंड आई ऑलवेज थॉट अबाउट द क्लाइंट फर्स्ट, कि हाँ उनके लिए सोचना, उनके बारे में सोचना, एंड एथिक्स को सबसे इंपॉर्टेंट रखना है, एथिकली अपनी चीज़ों को करना।
Okay. What does financial freedom emotionally means to you personally? Not worrying about anything. Financial freedom is, in terms of money, not worrying about money, and just I can be like कि हाँ मेरे पास इतना कॉर्पस है that I can live my life. करेक्ट. लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि आज का सेशन इतना अच्छा रहा तो मैं ये क्वेश्चन पूछे बिना नहीं जाऊंगा. इफ़ योर फ्यूचर चाइल्ड वॉचेस दिस पॉडकास्ट वन डे, व्हाट्स द वन मैसेज यू वांट टू गिव देम टू रिमेंबर यू इन दिस पर्टिकुलर डे? Believe in yourself and be honest and always respect. ओके, दैट्स अ वेरी एक्चुअली मैं ये आपसे इसलिए पूछना चाहता हूँ क्योंकि सिंस आपका पेरेंटिंग बहुत बेटर हुआ है तो मैं ये देना चाहता था कि आप क्या पेरेंटिंग दोगे अपने बच्चे को. तो वही है, बीइंग ऑनेस्ट एंड बी योरसेल्फ. सो दैट इज़ व्हाट एवरी पेरेंट शुड गिव टू देयर चाइल्ड. आप अच्छा एजुकेशन तो देते ही हो, साथ में एक अच्छी इल्म भी दे सकते हो उनको, ये सारे फ्रीडम भी दे सकते हो. एंड आजकल के चाइल्ड को फ्रीडम को, आजकल के पेरेंट्स को क्या लगता है फ्रीडम देना मतलब क्या है? बच्चों को आईफोन दे देना, बच्चों को उनकी चीज़ें जो मांग रहे वो दे देना. नहीं, लेकिन उनको यही चीज़ से डाइवर्ट करके अगर आप उनको म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट, यस, सेम चीज़ मेरे को शुरू से मिला बचपन से ही. दैट्स व्हाई मेरे अंदर वो चीज़ इम्बाइब्ड है. आपको नहीं एज अ स्टडी नहीं कराया गया है, ये एज अ आपको लाइफ. करेक्ट. लगता है कि पैसा बचाना और पैसा सेव करना तो मेरा काम है, और वो चीज़ आप लोगों को इजीली सिखा पाते हो क्योंकि वो चीज़ आपको बचपन से ही आता है. इनफैक्ट आप मानोगे नहीं, आज बचपन में हम लोग को जो भी होता ना, शगुन का लिफाफा मिलता था दिवाली के टाइम, ये वो सब भी जमा करके हम लोग बोलते थे पापा को इसको इन्वेस्ट कर दो. और वो छोटा छोटा चीज़ इतना बड़ा कॉर्पस बन जाता है ना, वो आप इमेजिन नहीं कर पाओगे. छोटा ही चीज़ है, भले ही हो, भले ही आपके पास 10 चीज़ वो आ गया, उससे अगर आप एक ट्रिप भी अपना यस उसका एक टिकट भी बुक करा, करेक्ट इंस्टेड ऑफ अननेसेसरी स्पेंडिंग. एंड इसलिए बोलते हैं ना कि मनी मैनेजमेंट स्टार्ट्स बिफोर यू आर बॉर्न एंड 13 days आफ्टर यू आर गॉन. आनंद जी, जैसे मैंने ना बहुत जन के संग पॉडकास्ट किया, लेकिन इन्होंने बहुत एक तो सही बात कहा था कि यू हैव अ वेरी 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 गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, जो आज आपसे बात करके आपका दिखा है. एंड एक्चुअली आपके साथ जो भी लोग काम करेंगे या आपके वर्क करेंगे आपके साथ, उनको ये चीज़ समझ में आएगा डेफिनेटली. बहुत मज़ा आया आपके साथ आज पॉडकास्ट करके. लक्ष्य अगर आपका कुछ है तो प्लीज़ आप. बस बहुत ही एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट था. मैं भारत के ऑडियंस को बोलना चाहूँगा, ज़रूर कांटेक्ट करें और नॉलेज ले और इन्वेस्ट करें इनके थ्रू. डेफिनेटली यहाँ हम आज का शो एंड करते हैं. थैंक यू सो मच ऑडियंस. बहुत अच्छा शो था, बहुत अच्छा नॉलेजेबल थिंग था. एंड एट दिस एज हमारे जो यूथ है उसको बहुत अच्छा मैसेज जाएगा कि आप अपने आप को टाइम वेस्ट नहीं करके थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करके भी आप अपना मज़ा से लाइफ जी सकते हैं. एंड अनंत, जैसे आपको कैसा लगा हमारे से बात करके और हमारे से अपना व्यूज शेयर करके? मेरे को भी बहुत मज़ा आया. वो बोलते हैं ना कि पॉडकास्ट इज़ ओनली सक्सेसफुल हाउ गुड इज़ द होस्ट. तो अगर होस्ट अच्छा है, क्वेश्चंस अच्छे हैं, तो फिर आंसर्स भी अच्छे निकलते हैं. सो मेरे को भी काफ़ी मज़ा आया एंड इट वाज अ लवली एक्सपीरियंस. एंड आई होप आप लोगों की लाइफ में भी अच्छा वैल्यू एडिशन हुआ होगा. एंड आई होप कहीं ना कहीं आप लोगों को बेनिफिट हुआ होगा. सो कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप शाइनिंग. थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस. एंड ये जो पॉडकास्ट है ये हम चाहते हैं कि हर एक एज के ग्रुप के पास पहुंचना चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना आज के टाइम पे सबसे इम्पॉर्टेंट है. और ये एक बेसिक टूल है जिसके माध्यम से आप अपना ही पैसे को सेव करके अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकते हैं. सो मैं हूँ आप सभी का दोस्त और इस शो का होस्ट प्रिंस, और हमारे साथ है लक्ष्य जी. तो हम दोनों मिलके आपको बोलते हैं बाय बाय और टेक केयर. लक्ष्य जी, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें. ऐसे वो करना बहुत जरूरी है. तो वो नहीं करोगे तो ऐसे कंटेंट आपको और आगे नहीं मिलेंगे, और ऐसे महारथी लोगों से आपको मिलाने का हमारा जो वो है वो टूट जाएगा. सो काइंडली हमें सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इस तरह के कंटेंट आगे देखते रहें. थैंक यू सो मच. थैंक यू.